हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 के लिए। तो जो लोग भी साइंस और मैथ सब्जेक्ट है जिनका सीटेट पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन डेली शाम 4 बजे आपको मिल जाए। प्रीवियस ईयर हम कंप्लीट कर रहे हैं, 2020 तक पहुँच चुके हैं। टारगेट है 2024 का। उसके बाद हम एक मैराथन सेशन करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको भी थ्योरी चाहिए, कंप्लीट थ्योरी साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की, तो वो लोग चैनल पे जाइए। प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी और सिलेबस भी कंप्लीट है। तो उसको आप अच्छे खासे टाइम है आपके पास जो कि आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर ज़रूर करिए ताकि इससे आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाए। हमने जो बायोलॉजी का क्वेश्चन करा हुआ है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सीरियल बाई से भी अगर आप कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा सीटेट में साइंस में स्कोर हो जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों में, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं। तो समतल दर्पण में एक तो आप अगर मान लीजिए आप जब मिरर देखते हैं तो अब वो समतल दर्पण ही होता है। उसमें आपको पता ही होता है कि आपका जो प्रतिबिंब होता है वो आपके साइज के बराबर ही होता है, ठीक। और दूसरा कि आपका जो लेफ्ट हैंड होता है वो राइट हैंड होता है, तो उसे पार्श्व प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक। और ये सीधा बनता है। ऐसा तो है नहीं कि आप मिरर में देखते हैं तो आपकी मुंडी नीचे होती है, सेम ही होता है। आपका सर ऊपर रहता है, मिरर में भी सर ऊपर रहता है। तो ये क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, मतलब लेफ्ट का राइट दिखता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तीनों सही होंगे। वास्तविक नहीं बनता क्या, ऐसा तो है नहीं कि आप जो इमेज होता है उसको बाहर निकाल के बोलेंगे चल भाई चाय पी के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वास्तविक नहीं होता, ये काल्पनिक होता है। तो ए सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए सी डी फोर्थ में है तो फोर्थ राइट आंसर बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। ये चारों में से एक डिफरेंट खोजना है। तो अपरदन, वनोन्मूलन और मरुस्थलीकरण, ये सभी क्या है, ये एक निगेटिव वर्ड है इन कंपैरिजन टू सेकेंड। सेकेंड क्या है, संरक्षण। और संरक्षण जो होता है पर्यावरण सुरक्षा की बात की जा रही है, इसमें ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। लेकिन ये अपरदन, वनोन्मूलन मतलब कि जब वन खत्म होता है तो उस प्रोसेस को हम वनोन्मूलन बोलते हैं। अपरदन जैसे कि मिट्टी, जब बारिश होती है तो मिट्टी का कटाव होता है, वहाँ पे अपरदन होता है, ठीक। तो ये सभी क्या है, नेगेटिव वर्ड हैं जिससे कि भूमि का क्षरण होता है, ठीक। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये तीनों निगेटिव वर्ड को दर्शा रहे हैं, लेकिन संरक्षण जो है ये पर्यावरण सुरक्षा की बात हो रही है। तो यहाँ पे सेकेंड डिफरेंट हो जाएगा, सेकेंड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं बताना है, और सही नहीं वाले क्वेश्चन में आप अपने दोनों कान खड़े करके क्वेश्चन को करिए, क्योंकि यहाँ पे ही क्वेश्चन गलत होता है। सही नहीं बताना है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये तो सही बात है। रासायनिक परिवर्तन वहाँ होता है जहाँ पे अनुत्क्रमणीय रिएक्शन होता है और नया सब्सटेंस बनता है, ठीक। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, यहाँ पे भी नया सब्सटेंस बनता है, रिएक्शन होता है तो वहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। आपको पता ही है कि जो ग्लूकोज होता है, जो हमारा भोजन होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है जो कि ब्लड में मिक्स होता है। तो यहाँ पे भी रासायनिक परिवर्तन होता है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, तो यहाँ पे भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक। लेकिन क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्रिस्टलीकरण जो होता है ये उत्क्रमणीय भी होता है, इसको वापस से उसी फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन इन सबको क्या आप जो श्वसन है, पाचन है, प्रकाश संश्लेषण है, इनको वापस से उसी फॉर्म में नहीं ला सकते। एक बार रिएक्शन होने के बाद वो अपनी पहली फॉर्म में नहीं आ सकते। तो यहाँ पे सेकेंड आपका सही नहीं है, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये फिजिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। आरोही क्रम
मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। तो कणों का साइज बढ़ते हुए क्रम में, जैसे छोटा, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से। तो बढ़ते हुए क्रम में कौन सा होगा देखेंगे। चट्टान तो आपको पता ही होगा, तो चट्टान तो यहाँ पे लास्ट में आएगा, ठीक है, क्योंकि चट्टान सबसे बड़ा होगा। तो चट्टान लास्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे पहला में है और फोर्थ में है, बाकी 2 और 3 को क्रॉस कर लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सबसे एकदम छोटा जो पानी के ऊपर तैरता है, उसको मृतिका बोलते हैं। मृतिका कहने का मतलब कि जो मरी हुई सड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप कोई गार्डन जाइए, गार्डन में से मिट्टी उठाइए तो वहाँ पे सड़ी पत्तियाँ वगैरह, ये सब भी ह्यूमस, ये सब मिल जाएंगे, तो वो मृतिका में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर फोर्थ बन जाएगा। सिर्फ इसी तरीके से, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी ध्यान देंगे कि पहला गलत है या नहीं है। सिर्फ पहला हमने ध्यान दे दिया, मृतिका, जो कि सबसे एकदम ऊपर होगी, जो कि एकदम तैर रही होगी, जो कि बहुत ही हल्की होगी। फिर उसके बाद गाद आता है, उसके बाद रेत आता है, फिर उसके बाद बजरी आता है। तो ये प्रोसेस आप याद रख लीजिए, ताकि और भी इस तरीके से क्वेश्चन बने तो आप क्वेश्चन कर पाएँ। तो फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो संयोजक तार कहने का मतलब कि अगर आप विद्युत परिपथ बना रहे हो तो करंट फ्लो होने के लिए आपको तार की आवश्यकता होगी, और तार नहीं है तो इन चारों में से आप किसका यूज़ करेंगे। तो लकड़ी की छड़, आपको पता है जो लकड़ी होती है वो करंट फ्लो नहीं करती है। हरी जो लकड़ी होती है और वो करंट तो फ्लो करती है, लेकिन आप उसे एक तार के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। कागज़ की पट्टिका, आपको पता है कागज़ में भी करंट फ्लो नहीं होता। रबड़ की पेटी जो पट्टिका होती है उसमें भी करंट फ्लो नहीं होता। तो ये सभी क्या हैं, कुचालक हैं। लेकिन ब्लेड जो होता है, ब्लेड आपको पता है धातु की बनी होती है, जो कि धातु जो होते हैं करंट को फ्लो करते हैं, अच्छे चालक होते हैं। तो यहाँ पे ब्लेड का यूज़ किया जाएगा। सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। यहाँ पे एक दर्पण बना लेते हैं। मंजुला यहाँ पे 5 मीटर पे खड़ी है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, मंजुला है, ठीक। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है और उसने 1 मीटर की दूरी चली यहाँ पे। तो ये कितना बच गया, 4 मीटर बच गया, ठीक है। ये दूरी 4 मीटर बच गया। अब उसका और दर्पण से बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी। अब जब मंजुला, आपको पता है दर्पण से जितनी दूरी वस्तु खड़ी होती है, जितनी दूरी पे, उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब भी बनता है। तो प्रतिबिंब भी दर्पण से पीछे की ओर ऑपोजिट साइड में 4 मीटर की दूरी पे बनेगा। अब दर्पण से बने प्रतिबिंब, यहाँ पे क्या है, इमेज है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी कि मंजुला है। तो मंजुला और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये 4 मीटर और ये 4 मीटर कितना हो जाएगा, 8 मीटर। फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है कोई लोलक 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। 3 सेकेंड में क्या कर रहा है, 30 दोलन। तो 3 सेकेंड में 30 दोलन, ठीक। और जो फ्रेक्वेंसी होती है, यहाँ पे 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या होती है। तो 1 सेकेंड का निकाल लीजिए। 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 30/3, 10 आ जाएगा। तो 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या फ्रेक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगी, फ्रेक्वेंसी हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 10 हर्ट्ज कहाँ पे लिखा है, 10 हर्ट्ज यहाँ पे लिखा है, ठीक। फिर उसके बाद टाइम पीरियड, आवर्तकाल पूछा है। तो फ्रेक्वेंसी का जो 1/t, फ्रेक्वेंसी इक्वल टू 1/t, ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालेंगे तो 1/f हो जाएगा। और फ्रेक्वेंसी हमारी कितनी आई है, 10 हर्ट्ज आई है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक। 1/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0.1 सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, ऑसिलेशन दे या दोलन दे, टाइम पीरियड दे, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 1 सेकेंड में जितना दोलन करेगा वही उसकी आवृत्ति होगी, ठीक। और आवृत्ति का जो उल्टा होता है वो आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड कहलाएगा। तो फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गलत कथन पहचानिए। यहाँ पे रॉन्ग बताना है। तो लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। तो यहाँ पे ये बात सही है कि घर्षण आपको पता है कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है,
और यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स रखा गया है, ठीक है, और यहाँ से एक बॉक्स रखा गया है। तो सबसे ज़्यादा घर्षण बल यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से कांटेक्ट में है और यहाँ से ये फिसल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, सर्पी घर्षण बोलेंगे। और ये क्या हो रहा है, लुढ़क रहा है, तो इसे लोटनी घर्षण बोलेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि बहुत अच्छे से कांटेक्ट में रहेगा तो घर्षण ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे लोटनी घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण से कम होता है, ठीक। दूसरा दिया है, किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। आकृति पर निर्भर करता है और उसके यानी कि स्पीड पे और शेप पे, ठीक है, उसका शेप कैसा है यानी कि आकृति कैसी है और उसकी स्पीड क्या है उस पर निर्भर करता है घर्षण बल। और ये यूज़ कहाँ पे होता है, लिक्विड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल बेरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो यही गलत है, गलत को पहचानना है, गलत यही है। बॉल बेरिंग का यूज़ घर्षण को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, वृद्धि करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। और पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण बल कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ये भी करेक्ट है। घर्षण बल को कम किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। घर्षण बल दो ऑब्जेक्ट के बीच जरूर रहेगा, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है और जो गलत है वही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे दिया है, आयरन जिंक सल्फेट विलेन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। आपने पता होगा कि एक हमने रिएक्टिविटी टेबल याद रख किया था कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। यहाँ पे जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से। तो यहाँ पे बोला है कि आयरन जो होता है जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर सकता है। तो ये जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि रिएक्टिविटी में जिंक ऊपर आ रहा है, आयरन नीचे आ रहा है, ठीक। तो ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद जिंक कापर सल्फेट विलेन से कापर को विस्थापित कर सकता है, ये बात सही है, ये कापर को विस्थापित कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कापर नीचे आता है और जिंक ऊपर ही आता है। फिर उसके बाद कापर आयरन सल्फेट विलेन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। तो कापर आयरन सल्फेट विलेन से आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि आयरन ऊपर आ रहा है और कापर कहाँ आता है, नीचे आता है। यहाँ पे आपका बी ही बनेगा, फोर्थ आपका करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। यहाँ पे सही कथन बताना है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये गलत है। प्रयोगशाला का जो थर्मामीटर का परिसर होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 प्लस 110 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये परिसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। तो ये सही है। और नेक्स्ट है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रव का ताप मापने के लिए किया जाता है। तो ये गलत है। डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज़ हम करते हैं ह्यूमन टेम्परेचर मापने के लिए, ठीक है। कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर इतना होता है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमें ढूंढना था। राइट आंसर कौन सा बनेगा, राइट आंसर बनेगा प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। तो सेकेंड आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन पहचानिए। गलत कथन यहाँ पे पहचानना है और ये दिया है ऊष्मीय मान से रिलेटेड। ये टेबल हमने याद करा था कि पहले गोबर के उपले होते हैं, फिर लकड़ी होती है, फिर कोयला होता है, फिर बायोगैस होता है, फिर उसके बाद एलपीजी होता है, सॉरी एलपीजी नहीं होता, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, सीएनजी होता है, फिर एलपीजी होता है, फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजन आ जाता है। तो ये टेबल हमने याद रखा था। ऊष्मीय मान नीचे जाते हुए बढ़ता जाता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होता है, फिर उससे पहले होता है एलपीजी का, ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है, तो बायोगैस भैया चौथे नंबर पे ही आया। एलपीजी यहाँ पे नीचे आ रहा है और नीचे आने पे जो उसमें मान है वो बढ़ रहा है, तो कैसे सही हो सकता है, तो ये तो गलत ही हो गया। सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक होता है, तो यहाँ पे भाई सीएनजी यहाँ पे आ रहा है और डीजल ऊपर ही आ जा रहा है, तो सीएनजी का कैलोरी मान अधिक होता है, ये सही है। केरोसिन का कैलोरी मान कोयले से के कैलोरी मान से अधिक होता है, कोयला ऊपर ही था और केरोसिन नीचे था, तो केरोसिन का ज़्यादा होता है, ये भी सही। कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक है, तो ये बात भी सही है। कोयले का कैलोरी मान जो होता है गोबर के उपले और लकड़ी से ज़्यादा होता है, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सही है, गलत हमें पहचानना था, पहला ही गलत है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जा कर के अच्छे से उसमें मान का जो टेबल है उसकी वैल्यू भले ही ना याद हो, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी उसमें मान है और उससे कुछ 2-3 जो एलपीजी हो गए, चाहे हाइड्रोजन हो गया या फिर पेट्रोल डीजल, इन सब का आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट में 50 किमी पर आवर की चाल से अगले 18 मिनट 40 किमी पर आवर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किमी पर आवर की चाल से अगले 18 मिनट 40 किमी पर आवर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय कर रही है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे 12 मिनट जो चली है, 12 मिनट 50 किमी पर आवर की स्पीड से चली है, और 18 मिनट कैसे चली है, 40 किमी पर आवर की स्पीड से चली है। तो यहाँ पे इसको हम आवर में चेंज करेंगे तो 12/60 हो जाएगा, 1/5 आवर में चेंज हो गया। और इसको आवर में चेंज करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 6 त्रिका 18, 6 धाम में 60, 3/10 आवर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका टाइम हो गया, टोटल टाइम कुल कितना लगा है, 1/5 और 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किमी पर आवर की चाल से अगले 18 मिनट 40 किमी पर आवर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी आगे है, कितनी दूरी तय करती है। पहले यहाँ पे 12 मिनट दिया है और यहाँ पे किमी पर आवर, तो पहले 12 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 12/60, ये कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक। और यहाँ पे 18/60 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/10, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कुल दूरी हमें पता करना है, तो पहले d1 निकालेंगे। d1 क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है, 50 किमी पर आवर इंटू का जो टाइम है 1/5 है, ठीक। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 किमी पर आवर, सॉरी डिस्टेंस है 10 किमी आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद d2 जब फाइंड करेंगे तो ये d2 कितना है, 40 किमी पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और यहाँ पे टाइम कितना आया है, 3/10, तो 10 चौका 40, 4 3 12 किमी। तो यहाँ पे 10 और 12 ऐड करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 22 किमी। 22 किमी कहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपका दिया है फोर्थ वाले में, फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।